Hello friends, welcome to Technovision Education Services. Today we are going to see C++ topic destructor. Thank you. Let's start it. कल लास्ट क्लास हमने कंस्ट्रक्टर देखा था। आज डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं।
ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, समझते हैं पहले। डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल मेंबर ऑफ द क्लास हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर में भी तो कल यहीं पढ़े थे हमने, बट डिस्ट्रक्टर भी वैसे ही है। इसमें डिफरेंस कहाँ है? इट इज़ प्रीसीडेड विथ टिल्ड ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है इसको टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं। डिस्ट्रक्टर के सामने में हमेशा ये टिल्ड ऑपरेटर लगा रहेगा। फिर अगला पॉइंट बोल रहा है कि एज द नेम सजेस्ट डिस्ट्रक्टर मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ठीक है, डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्ट्रॉय करना। अब क्या मतलब है? मीन्स डिस्ट्रक्टर इज ऑलवेज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। उसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, some memory is allocated to that object. So destructor can be used to release the memory which was occupied at the time of object creation. मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, तो उसके लिए कुछ मेमोरी लोकेशन होता है हार्ड डिस्क में। तो जो भी उसने मेमोरी ऑक्यूपाई करी थी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय में, उस मेमोरी को रिलीज़ करना है ताकि वो मेमोरी कोई और प्रोग्राम यूज़ कर सके। तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है C++ के हिसाब से। हालांकि हम कहीं प्रोग्राम में एक्सप्लिसिट यूज़ नहीं करते हैं, बट हम यहाँ देखेंगे एक छोटा सा प्रैक्टिकल से कि कैसा उसका यूज़ है, क्या है। तो इसलिए इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस बताओ भाई। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है। तब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझना चाहेंगे, यानी इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे समझेंगे कि डिस्ट्रक्टर है कि नहीं है। तो इट मस्ट हैव सेम नेम होना चाहिए, नेम एज ऑफ इट्स क्लास नेम, बट मस्ट बी प्रीसीडेड विथ टिल्ड ऑपरेटर। ये कंपल्सन है कि इसके सामने हमेशा टिल्ड ऑपरेटर होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, जैसे ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ध्यान रखना है। इट हैज़ नाइदर एनी आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स, इसमें कोई आर्गूमेंट या पैरामीटर्स होते ही नहीं है। नॉर एनी रिटर्न टाइप, इवन रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। तो ये दोनों ही, ब्रैकेट खाली रहेगा और सामने में भी कुछ नहीं लगा रहेगा। जैसे हमने कल कंस्ट्रक्टर में ही पढ़ा था कि सामने हम कुछ नहीं लगाते हैं, इवन वॉइड भी नहीं लगाते। डिस्ट्रक्टर में भी वैसे ही है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अब सिंस इट हैज़ नो आर्गूमेंट होना चाहिए, नो आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स, देयरफॉर कांट बी ओवरलोडेड। मतलब क्या हुआ? मीन्स वी कैनॉट डिफाइन मल्टीपल डिस्ट्रक्टर इन सेम क्लास। जैसे कल हमने पढ़ा था कि एक क्लास में, हालांकि वो आपको एग्जांपल हम देखने वाले हैं अभी आगे में, एक क्लास में पॉसिबल है कि एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हम बना दें, यानी एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। बट डिस्ट्रक्टर जो होगा एक ही होगा, मल्टीपल डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आर्गूमेंट होता ही नहीं है। तो ओवरलोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पैरामीटर, आर्गूमेंट। तो इसमें आर्गूमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए ओवरलोड नहीं हो सकता। ये भी पूछते थे इंटरव्यू में कि भाई कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों नहीं होता है? तो कंस्ट्रक्टर में आर्गूमेंट यानी पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गूमेंट्स नहीं होता है, इस वजह से इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइन इन पब्लिक सेक्शन, जैसे कंस्ट्रक्टर में पढ़े थे, ये भी वैसे ही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिकली यानी implicitly when there is no use of object, means object is not being used anywhere in the program। ठीक है, यदि प्रोग्राम में कहीं भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो काम था ख़त्म हो गया, तो जो उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की थी ऑब्जेक्ट बनाते समय, उस मेमोरी को रिलीज़ करने का काम डिस्ट्रक्टर करेगा। इट इज़ कॉल्ड in reverse order of constructor calling, means the object created at last will be destroyed first and so on।
मतलब मल्टीपल मान लो कंस्ट्रक्टर बनाए तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले डिस्ट्रॉय होगा। मान लो सपोज हमने अज्यूम किया कि किसी क्लास के लिए हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। तो अब ये सामने वाला इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई ऑब्जेक्ट कौन सा पहले डिस्ट्रॉय होगा, तो ऑब्जेक्ट 3 पहले डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट 1 होगा। ये कैसा होता है, अब थोड़ा हम रियल लाइफ में समझे इस कंसेप्ट को कैसा अप्लाई हो सकता है। तो रियल लाइफ से रेट करें तो समझना आसान हो जाता है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है, पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना, थर्ड फ्लोर, ऐसे बनाते हैं। मान लो बिल्डिंग पुरानी हो गई है, अब उसका यूज़ नहीं है बिल्डिंग का, तो अब उसको तोड़ना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, सबसे लास्ट में तो बना था थर्ड फ्लोर ना, तो पहले उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर, फिर बाद में फर्स्ट फ्लोर, फिर फाउंडेशन। तो इस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमारा डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कैसे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के बेस पे कॉल होता है, पर डिस्ट्रक्टर क्या देखेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट लास्ट में हमने क्रिएट किया वो पहले डिस्ट्रॉय होगा, और जो फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा। समझा इतना सबको? ये डेफिनेशन जो हमने समझा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। क्या हुआ? नो सर, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि ये हालांकि एग्जाम्पल कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस बताओ भाई। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे होगा। अब हमने पढ़ा कि डेटा टाइप, वेरिएबल, प्राइवेट नहीं लगाया तो भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, पढ़ा है हमने C++ में। अब यहाँ पब्लिक लगा दिया, ये क्या है कौन बताएगा? ये कल हम पढ़ चुका है टॉपिक को, क्या है इसका नाम? डिफॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। अब देखो, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा ही होता है डिस्ट्रक्टर, बट इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर मल्टीपल हो सकता है, बट डिस्ट्रक्टर किसी भी क्लास में एक ही होगा। क्योंकि ऐसे रियल लाइफ में भी लोग कैसे एग्जांपल देते हैं कि भाई किसी घर को तोड़ने के लिए एक ही पर्सन काफ़ी है, मल्टीपल लोगों की ज़रूरत नहीं होती। बट किसी घर को बनाना है तो मल्टीपल लोग मिलके बना सकते हैं। कहने का मतलब, मान लो किसी घर में एक बेवड़ा हो गया तो सफिशिएंट है, वो 4 लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, देखो यहाँ पे ये सिंटैक्स समझ में आया क्या सबको, कि कंस्ट्रक्टर क्या, डिस्ट्रक्टर क्या। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं कैसा क्या है। तो अब कंस्ट्रक्टर हमारा डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज भी हो सकता है, बट डिस्ट्रक्टर एक ही होगा। तो इसमें डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रक्टर ही बोलेंगे इसको, राइट। सेव कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको?
अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे कि एग्जाम्पल कैसे ट्राई करना है। चलिए, ठीक है। मान लो आप एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, सपोज एक्स, क्लास के भी ऊपर। अब यहाँ पे पब्लिक इसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं और उसको डिस्प्ले कर देंगे। सीआउट ऑब्जेक्ट नंबर x is created here एंडल। अब यहाँ देखें, डिस्ट्रक्ट डेमो इसके सामने ये ऑपरेटर लगाते हैं। अब इसमें मैसेज दिखाएंगे सी आउट नंबर एंडल। ठीक है। अब यहाँ मेन में आएंगे, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो डिस्ट्रक्ट डेमो मतलब obj1 obj2 obj3 obj4 कितने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसको सेव करते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए और ये 4 बार डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। अब कैसे कॉल होता है, लेट्स सी द आउटपुट। सेव कर लिया, बिल्ड एंड रन। गौर से देखिए। अच्छा, यहाँ हमने एक चीज़ भूल गए, एक तो यहाँ सामने स्लैश एन लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा और भी क्लैरिटी रहे। एक लाइन और जगह छोड़ के आएगा। हाँ, यहाँ पे हम इस वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे थे तो यहाँ माइनस माइनस कर देंगे। हाँ, सेव बिल्ड एंड रन। देखिए अभी दिख रहा है आउटपुट सबको। यस सर। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ मेन में 4 ऑब्जेक्ट बनाए, obj1 obj2 obj3 obj4। तो यहाँ 4 बार हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देखो तो क्या लिखा, ऑब्जेक्ट नंबर x की जो वैल्यू है, तो ग्लोबल वेरिएबल होने की वजह से उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। तो 0 को उसने जब इंक्रीमेंट किया तो प्लस प्लस क्या करता है, 1 से इंक्रीमेंट करता है ना। तो ये 0 के बाद 1 हो गया। तो पहली बार जब ये कॉल हुआ तो लिखा कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज़ क्रिएटेड हियर। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के पास गया, जब obj2 बनाए तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हमारा।
तो अभी ये ऑब्जेक्ट बनते जा रहा है, तो इसलिए डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट बन गया। अब देख रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, हम कहीं उसका कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट नंबर 4 इज़ डिस्ट्रॉय हेयर, सबसे लास्ट में कौन सा बना था, 4 ना, तो यहाँ पे 4 डिस्ट्रॉय हुआ। फिर उसके पहले यानी 4 ऑब्जेक्ट के पहले 3 बना था, फिर 2 बना था, सबसे पहले 1 बना था। तो यहाँ देखोगे सबसे लास्ट में 1 डिस्ट्रॉय हुआ। समझा सबको? तो ये एग्जाम्पल है हमारा डिस्ट्रक्टर का। तो ये एग्जाम्पल लिख लो, बाकी थ्योरी तो जो है वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यानी कब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्लियर हुआ सबको? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो पा रहा है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। So scroll down.
हो गया। ठीक है, किसी कोई डाउट है? बोलो, डाउट्स नहीं है? आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, ये बोल रही है। अच्छा ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये दो टॉपिक हमने किया अभी। इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बचा है। अब देखने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये समझ लो कि हर लैंग्वेज में लगता है अपने को, सी प्लस प्लस में है, जावा में है, डॉट नेट में है, पाइथन में है, हर लैंग्वेज में है ये कंसेप्ट, स्कोप ऑफ वेरिएबल और स्कोप ऑफ मेथड्स या फंक्शंस। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के इर्द गिर्द पूरी प्रोग्रामिंग घूमते रहती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट ये सबसे बड़ी ताजुब है, कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाते नहीं है, कहीं भी, पूरे नागपुर की बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक सी में हमने यही पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल है ना, और स्टैटिक भी वेरिएबल था, बट वहाँ हमने यूज़ रेयरेस्ट किया था। अब यहाँ देखें तो तीन स्कोप हैं वेरिएबल के, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का दूसरा नाम क्लास वेरिएबल भी है, फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल या उसका दूसरा नाम इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम समझने जा रहे हैं कि कैसे करना है, क्या कंसेप्ट है। अब एक टेबल बनाना है अपने को। नीचे ही ले लेते, चलो कोई बात नहीं।